नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। बड़ी खबरों के सबसे बड़े शो डेली न्यूज एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है, जिसमें हम करेंगे हर खबर का डीएनए टेस्ट। आज हम आपको बताएंगे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की झूठ वाली राजनीति के बारे में। राहुल गांधी ने 44 दिन पहले कहा था कि दागी नेताओं की रक्षा करने वाला ऑर्डिनेंस फाड़ कर फेंक देना चाहिए, लेकिन जब चुनाव के टिकट बांटने का वक्त आया तो उन्होंने अपना वो बयान और अपने आदर्श ही फाड़ कर फेंक दिए। वहीं नरेंद्र मोदी को वंशवाद का विरोध करते हुए कांग्रेस के शहजादे तो नजर आते हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी बीजेपी में कितने शहजादों को टिकट बांटे गए ये उन्हें याद नहीं। मौका परस्ती वाली इस राजनीति का पर्दाफाश करना आज जरूरी है। इसके अलावा बात करेंगे चुनावी चंदे की। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को मिला 19 करोड़ रुपए का चंदा कांग्रेस और बीजेपी को इतना चुभ क्यों रहा है? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी सहित तमाम भारतीय राजनीतिक पार्टियों को पिछले 8 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए के करीब चंदा मिल चुका है, जिसमें से 75% पैसे का कोई हिसाब नहीं। चंदे के आंकड़ों वाली इस राजनीति का खेल आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे और आपको बताएंगे कि सचिन के रिटायरमेंट पर दाऊद इब्राहिम का समधी क्यों आंसू बहा रहा है। सचिन को मिल रहे प्यार से पाकिस्तान में बैठे जावेद मियांदाद का ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह देखिएगा अब से थोड़ी देर में। लेकिन शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों से और देखते हैं नॉन स्टॉप न्यूज। छत्तीसगढ़ में आज गणतंत्र पर जनतंत्र की जीत हुई। छिटपुट हिंसा के बावजूद राज्य में 18 सीटों के लिए करीब 70% मतदान हुआ। भारी संख्या में महिलाओं ने वोट डाले। The polling percentage overall, all 18 put together, 18 सीटों पर ओवरऑल 67% तक वोटिंग हुई है। there was a exchange of fire between दंतेवाड़ा इलाके में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग में एक कांस्टेबल गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। one head constable sustained injury. पहले चरण का चुनाव पूरे नक्सल इलाके में था और दंतेवाड़ा में एक नक्सली हमले में एक जवान शहीद हो गया। आज की वोटिंग में 143 उम्मीदवारों की किस्मत तय होगी। मोदी पर कांग्रेस दो फाड़ हो गई है। बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को चुनौती मानने वाली चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह के बयान को गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने खारिज कर दिया है और कहा कि मोदी कोई चुनौती नहीं है। I have nothing to say on this. I have told number of times I have nothing to say on this. केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कल कहा था कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौती है। पटना में मोदी की रैली में हुए सीरियल ब्लास्ट को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना की हुंकार रैली आतंकियों ने हिट करा दी। अगर ब्लास्ट नहीं होते तो रैली फ्लॉप होती। बिहार की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि आपने अभी तक मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं बोला। बीजेपी नीतीश की नीयत पर ही सवाल खड़ा कर रही है। तो रैली में जिस प्रकार का दावा था और जिस प्रकार के साधन का इन लोगों ने संसाधनों का उपयोग किया था, उस हिसाब से रैली तो फ्लॉप थी। रैली की उपस्थिति ने पटना के गांधी मैदान में आधा गांधी मैदान भी न भरे। हाल ही में मोदी ने भी कहा था कि पटना की रैली में पूरे बीजेपी की लीडरशिप को मारने की योजना थी। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी को विदेशी फंडिंग को लेकर मामला गर्मा गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आपको मिले विदेशी पैसों की जांच हो रही है। फॉरेन से इनको पैसा आता है, इस तरह की शिकायत आई है। अभी उसके लिए तो हमने जांच के लिए दिए हैं। थोड़ा सा देर लगता है, क्विक नहीं होता है। ये कहाँ से आ रहे हैं, सोर्स क्या है, किस कंट्री से आ रहा है, वो सब पूरा हमने मालूमात के लिए मिनिस्ट्री को भेज दिया है। जवाब में आपने जांच का स्वागत किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की फंडिंग की भी जांच हो। फॉरेन फंडिंग हम ले ही नहीं सकते। फॉरेन फंडिंग कहाँ से आएगी? हमारी सारी जांच करा लो, हमारे सारे अकाउंट्स ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आरोप है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपको विदेशों के लगभग 19 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसे लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने सवाल खड़े किए हैं।
प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि सीबीआई की कानूनी वैधता बरकरार रखने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी। सीबीआई की गोल्डन जुबली समारोह की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जांच एजेंसी के कामों को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सीबीआई के वजूद पर सवाल उठाया था। The government will do all that is necessary to establish the need for the CBI and its legitimacy and protect its past and future work. मनमोहन सिंह ने ये भी कहा कि सीबीआई के कामकाज में राजनीतिक दखल अंदाजी का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे बचा जाना चाहिए। यौन शोषण के आरोपी और आसाराम के बेटे नारायण साईं को आखिरकार कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। सूरत की एक अदालत ने नारायण साईं को समर्पण करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है और समर्पण नहीं करने पर नारायण साईं की संपत्ति जब्त की जाएगी। कोर्ट ने अभी ऑर्डर किया है कि ये प्रोक्लेमेशन के लिए उसको ऑर्डर किया है, फरारी जाहिर करने के लिए जो ऑर्डर किया है उसको। 35 दिनों से नारायण साईं गायब हैं और पुलिस को शक है कि नारायण साईं की सहयोगी गंगा की गिरफ्तारी के बाद साईं की मुश्किलें और बढ़ेंगी। नौकरानी की पीट कर हत्या के आरोप में जागृति सिंह और सांसद धनंजय सिंह को आज 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 3 दिन का जेसी मांगा है, ये कह के कि हम एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो जब आएगी तो हमें फर्दर हो सकता है पीसी की जरूरत पड़े, लेकिन हमने बेल एप्लीकेशन लगाई है धनंजय सिंह के बिहाफ पे। जी न्यूज को मिली नौकरानी राखी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं। इसके मुताबिक राखी के शरीर पर 30 से ज्यादा चोट के निशान थे और मरने के पहले राखी को बुरी तरह पीटा गया। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने आज सचिन तेंदुलकर को सम्मानित भी किया और एमसीए ने कांदिवली क्लब का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर जिमखाना रख दिया है। इस मौके पर सचिन एमसीए का शुक्रिया अदा करना नहीं भूले। Here I want to again thank MCA for making the nets available for me at any odd hour. All I had to do was just make one phone call and say that I'm coming now, and the nets were there for me. सम्मान समारोह में सचिन के साथ उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर, टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और वेस्ट इंडीज टीम के कैप्टन डैरन सैमी के अलावा कई पूर्व क्रिकेटर और राजनेता मौजूद थे। पद्म पुरस्कारों पर उठे विवाद से लता मंगेशकर नाराज हो गई हैं। लता मंगेशकर ने ट्विटर पर लिखा है कि उनकी बहन उषा मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के लिए उन्होंने जो सिफारिश की वो उनसे मांगे जाने पर की। उन्होंने ये भी लिखा कि उनसे सिफारिश मांगी जाती है तभी वो अपनी पसंद बताती हैं। उषा मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के कथित अपमान से आहत लता मंगेशकर ने ये भी ट्वीट किया है कि अब से वो पद्म अवार्ड के लिए कोई सिफारिश नहीं करेंगी। जी न्यूज अब नए अंदाज, नए तेवर और नए कलेवर में आपकी खबरें अब आपके रंग में। इस देश के नेता बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो सब आदर्श, उसूल और सिद्धांत रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। इन नेताओं को चुनाव के वक्त सिद्धांत नहीं सत्ता दिखाई देती है, जिसके लिए वो कोई भी समझौता करने को तैयार रहते हैं। आज हम देश के 2 बड़े नेताओं का झूठ आपको दिखाएंगे। इनमें से एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो दूसरे प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदार हैं। राहुल गांधी ने 27 सितंबर को कहा था कि कांग्रेस आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को बचाएगी नहीं। राहुल गांधी ने उस दिन दागियों को बचाने वाला ऑर्डिनेंस फाड़कर फेंक देने की बात कही थी, लेकिन राहुल गांधी का वो बयान आज सत्ता के शॉर्टकट वाले रास्ते पर कुचला जा चुका है। पार्टी दागी नेताओं को चुनाव में बैकडोर एंट्री दे रही है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी जिद है कि वो राहुल गांधी को तब तक शहजादा कहते रहेंगे जब तक कांग्रेस वंशवाद बंद नहीं कर देती। लेकिन मोदी की पार्टी बीजेपी अपने शहजादों को टिकट देने से हिचक नहीं रही। सवाल यह है कि राहुल की नाक के नीचे दागियों को बैकडोर एंट्री कैसे मिल रही है और नरेंद्र मोदी बीजेपी के शहजादों पर कुछ बोलते क्यों नहीं।
राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की इस झूठ वाली राजनीति का सच आज आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। राहुल गांधी हर मंच से कुर्ते की बाह चढ़ाकर देश की राजनीति बदल देने की बात करते हैं। सबसे पहले आपको राहुल गांधी की वो बात सुनाते हैं जो उन्होंने 27 सितंबर को दिल्ली में दागियों को बचाने वाले ऑर्डिनेंस के बारे में कही थी। राहुल गांधी की इस बात में उसूल ही उसूल है। ऐसा लगता है कि राहुल वाकई राजनीति में नई शुरुआत करना चाहते हैं। सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी की वो बात जिसे देखकर पूरा देश दंग रह गया था। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. राहुल की ये बात आपने सुनी। पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार ने राहुल गांधी की राय को सलाम किया और दागियों को बचाने वाला ऑर्डिनेंस डस्टबिन में चला गया। लेकिन अब हम आपको वो सच्चाई बताने जा रहे हैं जो ठीक 44 दिन के बाद चुनावी मौसम में चमक रही है। राजस्थान में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट को हमने पढ़ा। इस लिस्ट में पहला नाम है लीला मदेरणा। ये भंवरी देवी मर्डर केस में फंसे पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की पत्नी है। लीला को ओसियां से टिकट दिया गया है। महिपाल मदेरणा जाट नेता हैं, इसलिए जाट समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने उनकी पत्नी को बैकडोर एंट्री दे दी। दूसरा नाम है अमरी देवी का। ये मलखान सिंह की मां है जिन्हें लूनी सीट से कांग्रेस ने टिकट दिया है। मलखान सिंह भी भंवरी देवी मर्डर केस में आरोपी है। अब तीसरे नाम पर गौर करिए। तीसरा नाम है हजारीलाल नागर। ये बाबूलाल नागर के भाई हैं। बाबूलाल नागर को एक रेप केस में पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। बाबूलाल के भाई को दद्दू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने टिकट दिया है। चौथा नाम भी सुनिए, रामलाल जाट। सेक्स स्कैंडल में नाम आने पर रामलाल जाट को वन मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इनको आसिंद विधानसभा सीट से कांग्रेस ने टिकट दिया है। पांचवा नाम है प्रमोद जैन का। इन्हें अंता सीट से कांग्रेस ने टिकट दिया। भ्रष्टाचार के मामले में पहले इन्हें कैबिनेट से हटाया जा चुका है। छठा नाम भरोसी लाल जाटव। ये भी एक बर्खास्त मंत्री है। इनको हिंदाऊ विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। अवैध खनन के मामले में ये भी एक आरोपी है। राजस्थान के लिए कांग्रेस की यह लिस्ट हाईकमान से पास हुई, यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मंजूरी के बाद ही ये टिकट बांटे गए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो ऑर्डिनेंस फाड़ने की बात सिर्फ एक डायलॉग था। और अब बात नरेंद्र मोदी की, जिनकी दिल्ली वाली पॉलिटिक्स का टारगेट इस वक्त राहुल गांधी है। मोदी राहुल गांधी को शहजादा कहकर कांग्रेस को चिढ़ाते हैं और कांग्रेस ये कहती है कि राहुल को मोदी शहजादा ना कहें। लेकिन मोदी कहते हैं कि वो तब तक शहजादा कहते रहेंगे जब तक कांग्रेस वंशवाद छोड़ नहीं देती। पहले मोदी की ये बात सुनिए, फिर हम आगे आपको इसकी सच्चाई भी बताएंगे। मोदी शहजादा क्यों कह रहे हैं? उनको इतराज है हमारे देश में हमें ये शहजादे कहने की नौबत क्यों आई। कांग्रेस के मित्रों, अगर आपको मैं शहजादे कहूं आपको बुरा लगता है तो इस देश को भी कांग्रेस वादा करे वो वंशवाद को छोड़ देंगे, मैं शहजादा कहना छोड़ दूंगा। तो मोदी ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वंशवाद भारतीय राजनीति का वो वायरस है जिससे मोदी की पार्टी बीजेपी भी बच नहीं सकी। दिल्ली में बीजेपी ने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की थी उसमें ग्रेटर कैलाश से वीके मल्होत्रा के बेटे अजय मल्होत्रा का नाम है। तिलक नगर से विधायक ओपी बब्बर के बेटे राजीव बब्बर को टिकट मिला है। महरौली से स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को टिकट मिला है। राजस्थान में भी बीजेपी ने 43 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है जो किसी नेता के सगे संबंधी हैं। इनमें जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह
और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह को भी टिकट दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में भी वंशवाद फैलाने में बीजेपी पीछे नहीं रही। जिन नेताओं के बेटों को बीजेपी ने टिकट दी है उनमें बीजेपी नेता थावरचंद गहलोत के बेटे जितेंद्र गहलोत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरदास रोहानी के बेटे अशोक रोहानी, पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के भतीजे सुरेंद्र पटवा और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी का नाम शामिल है। और कुछ दिन पहले हमने ये सवाल उठाया था कि राहुल गांधी के भाषण आखिर लिख कौन रहा है, और आज यही सवाल नरेंद्र मोदी पर भी उठ रहा है। नरेंद्र मोदी के भाषणों को अगर कोई इतिहासकार चेक कर ले तो उनके बहुत से नंबर काट लेगा। कल उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर एक विवादित बयान दिया था जो सच्चाई से काफी दूर खड़ा हुआ नजर आता है। आप भी पहले वो बयान सुनिए जो मोदी ने कल गुजरात के खेड़ा में दिया था। विश्वास के साथ खिलवाड़ का काम किसने किया? प्रधानमंत्री जी, मेरी गुजरात की मिट्टी के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्वान थे। विवेकानंद जी उनके साथ वार्ता करते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती उनसे वार्ता करते थे, लोकमान्य तिलक उनका मार्गदर्शन में संपर्क बनाए रखते थे, और लंदन में अंग्रेजों के नाक के नीचे इस गुजरात के सपूत ने इंडिया हाउस का निर्माण किया था। और मदन लाल धिंगरा ने कर्नल वायली को मारने का काम उस इंडिया हाउस में किया था। हिंदुस्तान में क्रांतिकारियों के वो गुरु माने जाते थे। उन्होंने 1930 में उनकी मृत्यु हुई और मरते समय उन्होंने की इच्छा व्यक्त की थी कि मेरे अस्थि जो है उसको संभाल के रखा जाए, लेकिन देश जब आजाद हो तब मेरे अस्थि आजाद हिंदुस्तान में ले जाएं, ताकि मैं जो आजाद भारत की सांस लेना चाहता था, जीते जी नहीं ले पाया, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे अस्थि को आजाद हिंदुस्तान की हवा का रुख का पता चले, इसलिए ये मेरे अस्थि संभाल के रखे जाए, देश आजाद होने के बाद उसे ले जाया जाए। 1930 से वो अस्थि जिनेवा के स्मशान में रखे गए थे, वहां की सरकार ने रखे थे। 1947 देश आजाद होने के बाद पंडित नेहरू का पहला काम था कि कोई प्रतिनिधि को भेज करके देश के लिए जीने मरने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस अस्थि को हिंदुस्तान ला देते। दरअसल मोदी श्यामा नाम से भ्रम में पड़ गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में कांग्रेस से अलग होकर भारतीय जनसंघ बनाई थी। वहीं जनसंघ आज बीजेपी के नाम से जानी जाती है। मोदी जिनका नाम अपने भाषण में ले रहे थे वो श्यामजी कृष्ण वर्मा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन 1930 में नहीं 1953 में हुआ था। उनका जन्म गुजरात में नहीं कोलकाता में हुआ था। हालांकि मोदी को इस गलती का बाद में एहसास हो गया और उन्होंने बयान पर माफी भी मांग ली और अपने इस बयान को ठीक भी कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मोदी ने अपने नोट्स बनाए होंगे और मोदी ने उस भाषण को पहले से रिहर्स किया होगा, तब क्या नरेंद्र मोदी का ध्यान इस बात पर नहीं गया? वो तो कल ये भी कह रहे थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो मृत्यु है वो 1930 में लंदन में हुई है। तो जिस तरह की उनकी इतिहास और भूगोल की जानकारी है, भगवान ही उनका मालिक है। क्या नरेंद्र मोदी इतिहास के टीचर बन गए? ये सवाल आप उनसे पूछिए कि वो किस चीज के टीचर बने हैं या किस चीज के टीचर नहीं बने हैं। पर जो भी वो घोषणा करते हैं, ना इतिहास के तथ्यों पर और ना भूगोल के तथ्यों पर वो खरी उतरती है। राजनीति में चंदे का बहुत महत्व है और अगर ये चंदा करोड़ों रुपए का हो और विरोधी पार्टी को मिल रहा हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी को मिल रहा विदेशी चंदा कांग्रेस से हजम नहीं हो रहा। कांग्रेस जानना चाहती है कि आम आदमी पार्टी को इतना विदेशी फंड आखिर कहां से मिला। अब इसकी जांच का जिम्मा केंद्र सरकार ने उठा लिया है और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने आम आदमी पार्टी को मिल रहे विदेशी चंदे के सोर्स की जांच करने के आदेश दे दिए हैं।
कहाँ से आ रहे हैं, सोर्स क्या है, किस कंट्री से आ रहा है, वो सब पूरा हमने मालूमात के लिए मिनिस्ट्री को भेज दिया है। फॉरेन से इनको पैसा आता है, इस तरह की शिकायत आई है। अभी उसके लिए तो हमने जांच के लिए दिए हैं। सुशील कुमार शिंदे ने विदेशी चंदे की जांच के आदेश दिए तो अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को मिल रही विदेशी फंडिंग की जांच भी होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी को मिल रहे विदेशी चंदे से सिर्फ कांग्रेस को ही तकलीफ नहीं है, बीजेपी को भी शक हो रहा है कि केजरीवाल की पार्टी को मिल रहे चंदे में कुछ गड़बड़ है। सारा पैसा विदेशों से आ रहा है, तो विदेशी जो अकाउंट्स है उसके अकाउंट होल्डर कौन है, फोर्ड फाउंडेशन है, हैवियोस है, और तमाम ऐसे ऐसे रूट हैं जिसके थ्रू पैसा वहां आ रहा है, जो कि कानूनी तौर पर नहीं आ सकता। आम आदमी पार्टी को मिल रहे चंदे को कांग्रेस और बीजेपी की नजर लग गई है और इस चंदे से जुड़े कुछ आंकड़े आज हम आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी को अब तक करीब 19 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जिसमें विदेशी फंडिंग के जरिए मिले करीब 6.25 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी को 78 देशों से चंदा मिला है, जिसमें अमेरिका नंबर 1 पर है। इसके अलावा हांगकांग, यूएई और सिंगापुर से भी आम आदमी पार्टी को अच्छी खासी रकम मिल रही है। तो ये है आम आदमी पार्टी की विदेशी फंडिंग। और कुछ समय पहले की ही बात है जब सूचना आयोग ने निर्देश दिया था कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी कमाई के जरिए का खुलासा करें, जिसके खिलाफ सभी पार्टियां, आपको याद होगा, एक हो गई थी, क्योंकि कोई पार्टी ये बताना नहीं चाहती कि उसकी फंडिंग कहां से आ रही है, चंदा कहां से आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी को मिल रहा चंदा कांग्रेस और बीजेपी को इतना चुभ क्यों रहा है? इन दोनों पार्टियों ने कब बताया कि इन्हें कहां से फंडिंग मिलती है? एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2004 से 2012 के बीच इन 8 वर्षों में देश की 6 बड़ी राजनीतिक पार्टियों को कुल 4,895 करोड़ रुपए का चंदा मिला। हैरानी की बात यह है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदे में मिली 75% रकम का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये रिपोर्ट बताती है कि 2004 से 2012 के बीच कांग्रेस को 2,365 करोड़ रुपए का चंदा मिला। आप ध्यान से सुनिए, अकेले कांग्रेस को ही करीब 2,500 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जिसमें से 1,951 करोड़ रुपए के सोर्स का खुलासा नहीं किया गया। इन 8 वर्षों में बीजेपी को 1,304 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जिसमें से 952 करोड़ रुपए का चंदा कैश है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। और इसी तरह 2004 से 2012 के दौरान सीपीएम को मिले 521 करोड़ रुपए के चंदे में से 281 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं। बीएसपी को मिले 497 करोड़ रुपए में से 308 करोड़ रुपए और एनसीपी को मिले 198 करोड़ रुपए में से 182 करोड़ रुपए के सोर्सेज का पता ही नहीं चल पाया। और अरविंद केजरीवाल का इस बारे में क्या कहना था, आपको ये भी दिखाते हैं। फॉरेन फंडिंग हम ले ही नहीं सकते। फॉरेन फंडिंग कहां से आएगी? हमारी सारी जांच करा लो, हमारे सारे अकाउंट्स ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम भी शीला दीक्षित से जानना चाहते हैं कि आपके कांग्रेस के 2,000 करोड़ रुपए कहां से आए, वो भी बता दे जरा से। हमारे तो एक एक हिसाब हमारी वेबसाइट के ऊपर है। और जिस विदेशी फंडिंग का यहां जिक्र हो रहा है, उस पर निगरानी के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 मौजूद है। इस एक्ट के मुताबिक विदेशों से चंदा देने के लिए जरूरी है कि चंदा देने वाले के पास भारतीय पासपोर्ट हो। यह भी जरूरी है कि चंदा देने वाले का निजी बैंक खाता होना चाहिए। अगर कोई कंपनी चंदा देना चाहती है तो ऐसे में उसका भारतीय होना जरूरी है, या फिर यह भी जरूरी है कि कंपनी में 51% हिस्सेदारी किसी भारतीय की होनी चाहिए। चंदा देने वाले को एक घोषणा यह भी करनी होती है कि रकम उसकी अपनी कमाई से जमा की गई है और इसमें किसी संगठन या कंपनी की हिस्सेदारी नहीं है। और मेरे सहयोगी दिलीप तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। दिलीप,
क्या सरकार की नजर इस बात पर है कि कैसे पार्टियां विदेशों से चंदा लेकर कानून का मजाक उड़ा रही हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को यह कानून आज क्यों याद आया। और आपने ये भी देखा, हमने अपने दर्शकों को वो ब्रेकअप दिखाया है। हजारों करोड़ रुपए का चंदा इन तमाम बड़ी पार्टियों को मिला है, तब किसी ने यह मुद्दा नहीं उठाया, तब किसी ने यह सवाल नहीं उठाया। और अरविंद केजरीवाल के 19 करोड़ रुपए इन तमाम पार्टियों को और सरकार को चुभ रहे हैं। बिल्कुल सुधीर जी, जैसा हम इस रिपोर्ट में भी पहले आपने भी बताया कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज एक हो गई थी और संसद के भीतर जब इस मसले पर आम राय की बात हुई तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने विरोध किया था कि वो आरटीआई के तहत आए, इसके लिए वो तैयार नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो सोर्स है यहां पर आप जो कह रहे हैं कि जो अज्ञात स्रोत है, यानी जहां से रकम आती है वो है 20,000 से कम का चंदा, यानी जो नंबर 2 का पैसा आ रहा है, जो काला धन आ रहा है, जो हवाला का पैसा आ रहा है, वो सब 20,000 से कम का है। क्योंकि नियमों के मुताबिक आपको इलेक्शन कमीशन को इनकम टैक्स को जो रिपोर्ट देनी है उसमें 20,000 या उससे ज्यादा की रकम का खुलासा करना, वो चेक से होना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात मैं सुधीर जी आपको बताऊं, जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि 3 बड़ी पार्टियों को एफसीआरए के वायलेशन के लिए नोटिस दिया गया है। हम यहां आप पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं जो प्रमुख विपक्षी दल है, और तीसरी पार्टी एनसीपी जो सरकार में शामिल है। तीनों को नोटिस दिया गया है कि आपके सोर्स जो है, जो आपकी इनकम है विदेशों से, उसमें आपने एफसीआरए का वायलेशन किया है। उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने 5 करोड़ का वो चंदा वापस कर दिया इस डर की वजह से कि वो चंदा नियमों के तहत नहीं था और विदेशी जो चंदा मिला था वो नियमों के खिलाफ था, यानी उनको इस बात का डर लगा। लेकिन अभी एक जवाब दिया गया है। हम जल्दी ही आने वाले दिनों में जी न्यूज के जरिए ये खुलासा भी करेंगे कि किस तरह से ये काले पैसे का खेल हो रहा है। और हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि आप पार्टी पर जो आरोप लगे हैं वो ये है कि हवाला का पैसा हिंदुस्तान से बाहर गया और वही पैसा एनआरआईज के नाम पर या भारतीयों के नाम पर भारतीय बैंकों के जरिए आपके चंदे में आ गया। लेकिन हम इसके सबूत जब आपको दिखाएंगे या जनता के पास हम पहुंचेंगे तब हम बताने की स्थिति में होंगे कि आखिर सरकार जांच किस बात की कर रही है। और जी मीडिया के सवाल पर ही ये सुशील कुमार शिंदे ने खुलासा किया है कि हम इन तमाम आरोपों की जांच कर रहे हैं। जी दिलीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव का वक्त है और अरविंद केजरीवाल ऐसा लगता है कि काफी फॉर्म में है, उनकी हवा काफी चल रही है इस वक्त चुनाव के माहौल में। और सरकार का ऐसा लगता है कि रणनीति अब ये रहेगी कि वो अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में अटका कर रखें, उनका ध्यान भटका दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पारदर्शिता का जमाना है, राइट टू इंफॉर्मेशन का जमाना है और पूरा देश अब ये जानना चाहता है कि किस पार्टी को आखिर पैसा कहां से मिलता है, फंडिंग कहां से आती है, वो उसका सोर्स क्या है, ये लोग जानना चाहते हैं। और अब हर पार्टी को ये बताना चाहिए और बताना होगा कि आखिर उसका सोर्स क्या है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो।